Hello everyone. Welcome to part 2 and the final part of Current Affairs Revision Series by Study Smart IAS PCS. इस लेक्चर में जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे। सुबह हमने इन्वायरमेंट और साइंस तक का कवर कर लिया, राइट? और आप लोगों ने अब तक को फिनिश कर लिया होगा। अब बाकी के करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इश्यूज़, ये सब देख लेते हैं फटाफट, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना फालतू बकवास किए। यूनियन बजट में इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन इनकम टैक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है? कैसे याद रखोगे? अगर आपको इनकम मिलेगी तभी तो आप जीएसटी पे कर पाओगे, ठीक है? सबसे ऊपर इनकम है, उसके बाद जीएसटी है टैक्स कलेक्शन के मामले में। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, अगर आप जीएसटी पे करोगे, ठीक है, तो कॉरपोरेट के पास पैसा आएगा तब वो लोग टैक्स पे कर पाएंगे, ठीक है? तो कॉरपोरेशन टैक्स उसके बाद होता है और एक्साइज कस्टम तो लास्ट में होता है। तो ये सीरीज याद रखना, जस्ट इन केस क्रोनोलॉजी में आ जाए। वैसे यूपीएससी में ऐसे पूछता नहीं है। सब्सिडीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड को दिया जा रही है, फिर फर्टिलाइज़र को, फिर फ्यूल को। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले आपको खाना, सबसे बेसिक डिमांड तो फूड है ना, और फूड आता कहाँ से है? जब खेत में फर्टिलाइज़र डालोगे तब ज़्यादा फूड आएगा, ठीक है? फर्टिलाइज़र डालोगे, और खेत में फर्टिलाइज़र डालने के लिए पहले बिजली आनी चाहिए, तो ट्यूबवेल वगैरह चलाते हो, ठीक है? उसमें डीजल वगैरह लगता है, तो उसमें फ्यूल होता है, ठीक है? तो फ्यूल, फर्टिलाइज़र, फिर फूड, सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड को दी जा रही है। बाकी ये कुछ डेफिसिट टारगेट दिए हुए हैं। फिजिकल डेफिसिट 4.4% होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% और प्राइमरी डेफिसिट 0.8%। ये बजट 2025-26 का है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ बजट में याद रखना, इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को किया गया है, ठीक है? जिन चीज़ों में क्रिटिसिज्म होता है ना, डिफेंस में आप कम खर्च करते हो, तो इस बार डिफेंस में ज़्यादा खर्चा किया गया है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया गया है, ठीक है? वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो पहले डिफेंस मजबूत करो और फिर रिसर्च एंड डेवलप मजबूत करो। उसके बाद होम अफेयर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इस पे। अच्छा, इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट कितना है? 712 बिलियन है डॉलर, 712 बिलियन, ठीक है? 19.4% ऑफ जीडीपी। ये याद रखना, इंडिया का एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी स्टेटमेंट में ट्विस्ट करके दे सकते हैं यूपीएससी। नेक्स्ट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। ये क्या होता है? देखो, एक्चुअली इसका पर्पस क्या है? ये मनी कलेक्ट करता है गवर्नमेंट वगैरह से और इन्वेस्टर्स से, चाहे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन कंपनीज हो, उनसे मनी कलेक्ट करता है ये फंड, ठीक है? और उस मनी को इन्वेस्ट करता है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमारी कंट्री में, ठीक है? समझ गए? इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन वेल्थ फंड, सॉवरेन मतलब हमारी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जो पैसा है वो इसमें आता है, उससे मनी कलेक्ट करता है। जैसे गवर्नमेंट को कहीं प्रॉफिट हुआ, सपोज गवर्नमेंट ने ये ऑयल में ट्रेड किया तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट उस पैसे को इसमें डाल देगी, ठीक है? तो ये पैसा सही जगह इन्वेस्ट करेगा और उसका इंफ्रा क्रिएट होगा देश में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक वेल्थ फंड बनाया गया है, राइट? अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना, NIIF में फंड 3 तरह के होते हैं: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड। यूपीएससी यहाँ पे तीनों फंड में से पूछ सकता है, इनमें से कौन सा NIIF का पार्ट है या नहीं है। मास्टर फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। फंड ऑफ फंड्स जो होता है वो रेन्यूएबल एनर्जी और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूज़ होता है। स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो है वो ग्रोइंग इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के लिए, देश में इंपॉर्टेंट कंपनीज ग्रो हो सके उनके लिए उस खर्च किया जाता है। याद रखना, इसमें जो ओनरशिप है वो 49% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और इस सब में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है? इसलिए मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ। तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसको ऐसे देखो, पाइपलाइन लिखा हुआ मतलब कोई बहुत लंबी लिस्ट होगी जो पाइपलाइन होगी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट पाइपलाइन है, यानी कि 1000 ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें लिस्टेड हैं, ठीक है? जो गवर्नमेंट चाहती है कि कंप्लीट हो, जैसे रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट वगैरह बनाना चाहती है, वो सभी इसमें लिस्टेड हैं। उसके लिए 102 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2024-25 में, ये बजट में कही गई बात। सबसे बड़ी बात ये है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में फंडिंग के लिए सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है? 39 और 22, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, राइट? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया। नेक्स्ट इज टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स बायोंसी देख लेते हैं। टैक्स इलास्टिसिटी मतलब चेंज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू टैक्स रेट चेंजेस, ठीक है? टैक्स रेट चेंजेस मतलब देश की जीडीपी मान लो बढ़ रही है तो लोगों को टैक्स पे करने की क्षमता बढ़ेगी, तो टैक्स रेट भी चेंज होंगे, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है टोटल टैक्स रेवेन्यू पे, रेवेन्यू कलेक्शन पे, तो उसको कहते हैं टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स बायोंसी क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू विद जीडीपी इंक्रीज, अगर देश में जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो क्या रेवेन्यू कलेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो उसको जांचने के लिए टैक्स बायोंसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर
बहुत ज़्यादा टैक्स में एग्जेम्पशन दे दिया गया या कंसेशन दे दिया गया तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू लॉस्ट होगा उसको टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। पिगुवियन टैक्स और टोबिन टैक्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें यूपीएससी पूछता है। देखो पिगुवियन टैक्स तो नेगेटिव चीज़ों पे लगता है, जिससे सोसाइटी को कोई हार्म पहुंच रहा है, सिगरेट पे लग गया, कार्बन पे लग गया, ठीक है। तो जो चीज़ें सोसाइटी को हार्म पहुंचाती हैं उन पे पिगुवियन टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, ताकि उन एक्टिविटीज़ को डिस्करेज किया जा सके। टोबिन टैक्स करेंसी कन्वर्जन पे लगता है। करेंसी कन्वर्जन मतलब जैसे आपने किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया तो उस पर थोड़ा सा टैक्स लगता है। क्यों लगता है ये टैक्स? टू स्लो डाउन द स्पेकुलेटिव करेंसी ट्रेडिंग। लोग फटाफट एक करेंसी को खरीद के दूसरी करेंसी में बेच ना दें, उसमें थोड़ा सा टैक्स देना पड़े ताकि उनको लॉस हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। टोबिन टैक्स ये मेनली इस इलीगल करेंसी ट्रेडिंग को कर्ब करने के लिए है। प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करें तो प्रोजेक्ट नेक्सस जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसमें आरबीआई ने अभी ज्वाइन कर लिया। क्यों किया है? फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एशियान कंट्रीज़। एशियान कंट्रीज़ में 4 कंट्री हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जिनके थ्रू इंडिया का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। फास्ट पेमेंट सिस्टम होगा इंडिया का इन चारों कंट्रीज़ के साथ। तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस है। याद रखना यूपीएससी ऑप्शन में नेक्सस का लेके कुछ टेररिज्म से रिलेटेड या नक्सल एरिया से रिलेटेड कुछ दे सकता है, ताकि आप अट्रैक्ट हो जाओ उन ऑप्शंस की तरफ। ये पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड प्रोजेक्ट है एनेक्सेस, ठीक है। इंडिया और एशियान कंट्रीज़ के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सिर्फ 4 कंट्रीज, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ओके। नेक्स्ट इज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यूज फॉर सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। ये एक्चुअली जो है ये जो एनजीओ वगैरह होते हैं ना उनके द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर डोनेशन। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट डोनेशन मांगने के लिए यूज़ किया जाता है, बोरोइंग के लिए नहीं। यूजुअली ऐसे कूपन बोरोइंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये एनजीओ के द्वारा बोरोइंग के लिए नहीं, डोनेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ताकि वो सोशल कॉज के लिए इस पैसे को यूज़ कर सके। ये सेबी के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। तो ये जो एनपीओ ये पैसा मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? टू रेज फंड थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज करने के लिए इस कूपन का यूज़ करते हैं एनजीओ। क्या अच्छा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज से इशू हो रहा है मतलब कैन नॉट बी ट्रेडेड इन मार्केट। एक बार ये फंड अगर आपको मिल गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो इस फंड को आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, एक बार इशू हो गया तो, ठीक है। तो ये खासियत है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से फंड उठाने की, कि आप उस पैसे को सिर्फ सोशल कॉज के लिए यूज़ कर सकते हो, उसको आपस से मार्केट में ट्रेडिंग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये सही है। एम ब्रिज प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का ही प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली ब्लॉकचेन बेस्ड सीबीडीसी प्लेटफॉर्म है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स विद चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, यूएई, ठीक है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, एम ब्रिज प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये फास्ट पेमेंट सिस्टम है इंडिया एशियान बीच में, और एम ब्रिज प्रोजेक्ट जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विद चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, यूएई ऐसी कंट्री के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड है, ठीक है। एमजी नरेगा की बात करते हैं। एमजी नरेगा में कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि वैसे तो सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जा सकता है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है इसमें। अगर किसी ने नरेगा के तहत गवर्नमेंट से काम मांगा और उसको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिए तो एम्प्लॉयमेंट दो। लेकिन अगर आपने काम मांगा और 15 दिन में आपको काम नहीं मिला तो गवर्नमेंट को आपको अलाउंस देना पड़ेगा। 25% ऑफ द वेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज। अगले 30 दिनों तक आपको जितना मिलता था, सैलरी इतनी मिलनी होगी, उसका 25% मिलेगा, और उसके बाद 30 दिनों के बाद 50% ऑफ द वेज मिलेगा। ये आपका अलाउंस हो जाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पा रही है तो आपको भत्ता देगी, ठीक है, 25% 30 दिनों तक, उसके बाद 50%। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस है यूएसए और नीदरलैंड के साथ। इन दोनों कंट्रीज़ का नाम याद रखना। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस इन दोनों कंट्रीज़ के साथ है। नेक्स्ट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। एक्चुअली ये बेसिकली सोशल असिस्टेंस है, मतलब डीपीएसपी की बात हो रही है, अंडर आर्टिकल 41, 42 सोशल वेलफेयर की बात हो रही है। तो इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद है टू एंश्योर मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सोशल प्रोटेक्शन। लोगों की सोशल प्रोटेक्शन के लिए एक मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड लेवल सेट किया जा सके। 1995 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं है, सोशल देखते ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मत मार देना। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, यहाँ पे ये स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है। तो इसका फंडिंग कहाँ से आती है? कंप्लीटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% सेंट्रल असिस्टेंस है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है? पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू बीपीएल इंडिविजुअल्स, जैसे कि ओल्ड एज है, कोई विडो है, डिसेबिलिटी है, इन लोग को सहारा देना गवर्नमेंट की तरफ से। बस यही नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है।
प्रोजेक्ट प्रवास क्या है? प्रवास का मतलब प्रवासी भारतीयों से मत होगा कुछ, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इनिशिएटिव है, जो आजकल यूथ और प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा फॉरेन वगैरह जाके वहाँ पे पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, उनका माइग्रेशन ईजी हो सके, उसके लिए ये प्रोजेक्ट प्रवास बनाया गया, और कुछ में जानने का नहीं है, ठीक है। रेमिटेंसेस 2024, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है। 14.3% शेयर है इंडिया का वर्ल्ड के रेमिटेंस में। तो याद रखना, सबसे लीडिंग ग्लोबली लीड करता है इंडिया रेमिटेंसेस के मामले में, 14.3% शेयर है। उसके बाद मैक्सिको है, बाकी के नाम याद मत रखना। स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस, विलेजेस का सर्वे करना और मैपिंग करना। क्यों? टू डिजिटाइज द लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए विलेजेस का सर्वे करना है, ठीक है। कैसे करोगे सर्वे? यूजिंग ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस सर्वे में गवर्नमेंट का पार्टनर कौन होगा? ठीक है, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करेगी ये सर्वे, याद रखना। स्वामित्व का मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ये नहीं कि रूरल डेवलपमेंट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि गांव का सर्वे हो रहा है तो रूरल डेवलपमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करेगी, ठीक है। और इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन होगा? सर्वे ऑफ इंडिया विल बी द टेक्नोलॉजी पार्टनर, राइट। इसमें यह भी याद रखना कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी, स्वामित्व स्कीम, और नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। बस इतना याद रख लेना। इसकी एग्जैक्ट लॉन्च डेट है 2021, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर पायलट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है, ठीक है। क्या है ये ग्रेन स्टोरेज प्लान? एक डिसेंट्रलाइज्ड फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करनी है, डिसेंट्रलाइज्ड फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी, कि आपके पास इमरजेंसी के टाइम में फूड ग्रेन स्टोर रहे कहीं पे। ये कोऑपरेटिव सेक्टर द्वारा पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है फॉर 11 पैक्स, पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, ये मिल के कर रही हैं, ठीक है, अक्रॉस 11 स्टेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर ये चल रहा है। 11 पैक्स याद रखना, ठीक है, ये लोग मिलकर 11 स्टेट्स में कर रही हैं, राइट है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF, ये क्या है? एक तरह से मान लो इसको कि ये चार्जिंग स्टेशन ऑफ स्मॉल सिटीज़, मतलब सच में चार्जिंग स्टेशन नहीं है ये, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो स्मॉल सिटीज़ हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़, पानी, बिजली, सैनिटेशन, इन सब की दिक्कत है, वहाँ पे उन सिटीज़ को थोड़ा डेवलप करने के लिए ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। कैसे? देखो, इसको अनाउंस तो किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, स्कीम इसी के अंडर चलेगी, बट इसको मैनेज करने वाले नेशनल हाउसिंग बैंक हैं, अलॉन्ग विद स्टेट्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ मिलकर नेशनल हाउसिंग बैंक इसको मैनेज करेंगे। करने का कैसे? फंड आएगा कहाँ से ये फंड? देखो, बैंक्स की जो भी बैंक्स होते हैं ना, उनकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करना होता है बैंक को, इतना परसेंटेज लेंड करना है आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स में। अगर कई बार वो बैंक नाकामयाब रहते हैं उन प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करने से, तो जो पैसा बच गया उसको RBI ले लेगा और कंट्रीब्यूट कर देगा इधर UIDF में, ठीक है। अगर बैंक्स PSL टारगेट्स में शॉर्टफॉल हो जाते हैं, दे डोंट मीट द PSL टारगेट्स, तो उनका जो फंड बचा हुआ फंड होगा वो इस फंड में जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। तो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के काम आएगा। अगर बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसा नहीं देंगे तो वो पैसा Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा। समझ गया ना? बस इतना सिंपल सा है। पल्सेस कनाडा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। UN स्टैटिस्टिकल्स कमीशन, इंडिया रिटर्न, इसमें इंडिया का रिटर्न हो गया है, इंडिया ने वापस ज्वाइन कर लिया है 2024 में, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर लॉन्ग गैप। कॉटन में US लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, रॉ कॉटन का। टर्मरिक में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। की स्टेट्स क्या है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो की स्टेट्स भले ना याद रखो आप, टर्मरिक में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, ये याद रखना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, ये 2015 में लॉन्च हुई और इस बार इसको 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मुद्रा, और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका टारगेट कौन है? MSMEs टारगेट हैं इसके, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फॉर्म सेक्टर में जो MSMEs हैं वो इसके टारगेट हैं। और ये जो टाइप होता है लोन का, ये कोलैटरल फ्री लोन्स हैं, कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, बिना कुछ गिरवी रखे आपको ये लोन मिल जाएगा, आपको मतलब इन लोगों को, MSMEs को, राइट। तो एक्चुअली ये मुद्रा है क्या? मुद्रा एक रिफाइनेंस एजेंसी है, रीफाइनेंस एजेंसी है। रीफाइनेंस एजेंसी का मतलब क्या होता है? सपोज आपको ये लोन चाहिए शिशु वाला, ठीक है, आपका छोटा सा कोई बिजनेस है,
आपको लोन चाहिए मुद्रा स्कीम के तहत, तो आप गए यहाँ पे NBFCs के पास जाओगे, ठीक है, MFIs के पास जाओगे, ये लोग आपको लोन दे देंगे। मान लो जैसे रीजनल रूरल बैंक के पास गए आप, इन्होंने आपको लोन दे दिया, ठीक है। अब ये जो लोन देंगे तो इनके पास पैसे की कमी ना हो, इसलिए ये एजेंसी इन लोग को रीफाइनेंस कर देगी, ठीक है। लोन आपको डायरेक्ट यहाँ से लेना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट मुद्रा एजेंसी के पास जाके लोन मांगोगे। ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, ये रीफाइनेंस करेगी इन इंस्टीट्यूशंस को जो मुद्रा स्कीम के तहत लोन दे रहे हैं, समझ गए। ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ हैं। तो इस तरह से क्रेडिट गारंटी देने के लिए मुद्रा रीफाइनेंस एजेंसी बनाई गई है। इसमें लोन की 3 कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर और तरुण। 50,000 तक शिशु हैं, 50,000 से 5 लाख तक किशोर हैं, और 5 लाख टू 10 लाख तक तरुण है। नेक्स्ट इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये हेडक्वार्टर इसका है निज़ामाबाद, तेलंगाना में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेशनल हाईवेज के टॉप स्टेट्स कौन से हैं? देखो सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में है, ऑब्वियसली उसका नाम ही महा है, तो हाईएस्ट टोटल लेंथ महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखो वैसे एक्सप्रेस वेज के मामले में यूपी बहुत आगे है, लेकिन अगर लेंथ सिर्फ देखी जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लेंथ है हाईवेज की, महा है ना। तो याद कैसे रखोगे टॉप 3? महाराष्ट्र से उत्तर में जाओगे तो राजस्थान आ जाएगा, राइट। महाराष्ट्र से ऊपर की तरफ जाओगे तो राजस्थान आ जाता है ना, गुजरात के ऊपर राजस्थान तो है ना, तो ऐसे ही महाराष्ट्र से उत्तर की तरफ जाओगे तो राजस्थान आ जाएगा। तो बस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों नाम याद रखना, टॉप 3 हाईवे वाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये 2024 का ईयर ये हुआ है, ठीक है, इस 2024 में हुआ है, और लोकेशन इंडिया में हुआ था। इंडिया ने इसको होस्ट किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो है इंडिया में हुई। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 21 मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड फॉर 4 ईयर टर्म्स। इसमें 21 मेंबर स्टेट्स हैं और 4 ईयर टर्म्स के लिए ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स के नाम देख लो, जैसे अन्न चक्रा पोर्टल, विंड पोर्टल, ये सब क्या है? अन्न चक्रा पोर्टल जो है ये पीडीएस सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करता है फॉर फूड ग्रेन मूवमेंट, ठीक है। पीडीएस सप्लाई चेन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, फूड ग्रेन का मूवमेंट करती है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये चक्रा पोर्टल बनाया गया। अन्न चक्रा पोर्टल नाम से लग रहा है अन्न है। विंड्स पोर्टल ये सेंट्रलाइज करता है हाइपर लोकल वेदर डाटा को, जो लोकल वेदर डाटा है, ताकि एग्रीकल्चर में और क्रॉप इंश्योरेंस में मदद मिल सके। तो ये पोर्टल थोड़ा सा इसलिए है, लोकल वेदर डेटा को सेंट्रलाइज करता है। UPAG पोर्टल स्ट्रीमलाइंस एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर डेटा के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होती है, उपज होती है, तो वैसे ही उपज याद रखना, उपज पोर्टल, ठीक है, इस तरह से, ताकि एग्रीकल्चर डेटा को मैनेजमेंट किया जा सके। RIDF ये भी एक तरह का, इसकी मैनेजिंग बॉडी नाबार्ड है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड बनाया गया है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ऐसे बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ये सब देंगे, ठीक है। और इसमें पैसा आएगा कहाँ से? वही सेम, अगर ये लोग जो ये बैंक्स हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शॉर्टफॉल होता है, टारगेट फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो इनका पैसा जो है यहाँ जाएगा RIDF में। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि RIDF का फंडिंग मैकेनिज्म UIDF के जैसा ही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों का फंडिंग मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली 17 केमिकली सिमिलर मेटेलिक एलिमेंट्स का ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो उसमें 17 केमिकली सिमिलर मेटेलिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। और ये नाम तो इसका रेयर है, बट ये एक्चुअली रेयर नहीं है। ये दे आर क्वाइट अबंडेंट, बट इनका एक्सट्रैक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं और अदर मिनरल्स से मिक्स होते हैं, अदर मिनरल्स में मिक्स रहते हैं, इसलिए इनका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। और चाइना इसमें बहुत लीड कर रहा है, 85% ग्लोबली चाइना सप्लाई देता है रेयर अर्थ मेटल्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ मेजर मिनरल रिजर्व्स को देख लेते हैं। देखो वैसे तो ये मिनरल वाला टॉपिक जितना भी है मैंने पूरी ट्रिक्स के साथ आपको अपने मिनरल्स वाले वीडियो में कवर करवा दिया है, सब याद हो जाएगा, वो देखोगे ग्लोबल भी और लोकली भी। वो 20-25 मिनट का वीडियो है, इसको रात में एक आध बार देख लेना उस मिनरल वाले वीडियो को, तो आपको ग्लोबल लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है और नेशनल लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है वो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर भी जो यहाँ पे दिए हैं एक बार इसको देख लो, ठीक है, यहीं पे याद करवा देता हूँ थोड़े बहुत। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले बात करेंगे मेजर मिनरल रिजर्व्स की। बॉक्साइट की बात करो, बॉक्साइट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा है, ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़। और वर्ल्ड में बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैसे याद रखोगे? बॉक्साइट ऑक्स बॉस दोनों में आ रहा है ना, तो इस तरह से याद रखना, ठीक है, तो ये दोनों याद रहेगा आपको। अच्छा, उड़ीसा जो है बहुत से मिनरल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो याद रख लेना उड़ीसा कहाँ का कौन कौन से मिनरल्स लार्जेस्ट उड़ीसा में है, ठीक है। आयरन और क्रोमाइट, बॉक्साइट और निकल कैसे याद रखोगे? आप आयरन की कुल्हाड़ी लेकर क्या करने जाते हो? माइनिंग करने जाते हो, ठीक है। तो जब आयरन की कुल्हाड़ी लेके आप गए
और आपने क्या किया, खुदाई करो, खुदाई करो, खुदाई करो आयरन कुल्हाड़ी के, क्रो मतलब क्रोमाइट, ठीक है, आयरन की कुल्हाड़ी से खुदाई करो और बॉक्स में कोयला भर के निकल लो, ठीक है, आयरन की कुल्हाड़ी लेकर खुदाई करो और बॉक्स में कोयला भरकर निकल लो, माइनिंग वाइनिंग करनी हो तो निकल लो बॉक्स में भर के, ठीक है। तो ये 4 मिनरल्स के नाम आए, तो इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर वगैरह उड़ीसा ही रहेगा, लीडिंग रिजर्व प्रोड्यूसर कुछ भी आए उड़ीसा का नाम लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमाइट, क्रोमाइट उड़ीसा में है लार्जेस्ट रिजर्व, ठीक है, यही उड़ीसा में लार्जेस्ट रिजर्व बता दी ना क्रोमाइट का। और ग्लोबली साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग याद है ना बहुत पुअर होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका फंडा है काम करो मत, काम मत करो मतलब काम करो मत, सिर्फ लोन मांगते रहो बाहर, डेवलप्ड नेशन से लोन मांगते रहो, काम करो मत, हमेशा लोन मांगते रहते हैं बाहर कंट्री से साउथ अफ्रीका वाले, तो काम करो मत, बाहर के लोन मांगते रहो, तो इसलिए साउथ अफ्रीका क्रोमाइट, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा की सुकिंदा वैली बहुत फेमस है क्रोमाइट के प्रोडक्शन के लिए, तो याद रखना सुकिंदा वैली। नेक्स्ट इज कॉपर, कॉपर में राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है, कॉपर और लेड में तो पता ही है आपको, दोनों में राजस्थान रहेगा कॉपर और लेड में, ठीक है। और ये कॉपर का ग्लोबल लेवल पे चिले है, ठीक है। कॉपर का यूज देखो मेनली वायरिंग वगैरह में होता है, और वायरिंग से करंट आपको लगा तो आप चिल्लाते हो ना बहुत तेज, तो इसलिए चिल्लाते हो, इसलिए चिले जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, इस तरह से याद रखना। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में बिहार ही लार्जेस्ट रिजर्व क्लेम करता है, उसके बाद राजस्थान, ठीक है। और इंडिया के पास गोल्ड के बहुत लो रिजर्व्स हैं एक्चुअली, हाई रिजर्व्स अगर ऑप्शन में है तो काट देना। आयरन ओर, आयरन के पहले तो और जान लो कौन कौन से होते हैं आयरन के, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमनाइट और सिडेराइट। कैसे याद रखोगे इन चारों को, आपको अगर मैग्नेट पे लेमन लगाना है तो हमेशा साइड से लगाना, मैग्नेट पे लेमन लगाना है तो हमेशा साइड से लगाना। मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये चारों आयरन ओर के ओर से, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर तो बता दिया मैंने कि उड़ीसा है, ठीक है। वर्ल्ड में कौन है, वर्ल्ड में ABC, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चाइना है, ठीक है। उसके बाद लेड और जिंक को देख लो, लेड और जिंक दोनों में लीडिंग प्रोड्यूसर वैसे तो राजस्थान है ग्लोबली, लेड जिंक कॉपर में राजस्थान ही रहता है, बट ग्लोबली यहाँ पे कॉपर में तो चिले है, बट लेड और जिंक में चाइना है। कैसे याद रखोगे, चाइना जंग में लीड करता है, हमेशा जंग में लीड करता है चाइना, ठीक है। और दूसरी चीज़, चाइना के सिपाही हमेशा अलर्ट रहते हैं इसलिए लीड करता है, तो ये सेफ्लेराइट, सेफ्लेराइट है, ठीक है। सेफ्लेराइट क्या है, जिंक का प्राइमरी ओर है, ठीक है, तो इसलिए याद रखना सेफ्लेराइट, सिपाही अलर्ट रहते हैं जंग में इसलिए चाइना लीड करता है। अच्छा, लेड का प्राइमरी ओर क्या है, गैलेना, ठीक है, गैलेना लेड का प्राइमरी ओर तो फेमस है, तो जानते होगे आप लोग। इस तरह से चीज़ों को याद कर लो मिनरल, अगर नहीं याद किया जाके मेरा वीडियो देख लो मिनरल वाला, ठीक है, टाइम कम है, 20-25 मिनट का वीडियो है, फटाक से जाकर उसको देख के ख़त्म करो ये कहानी। फिर कोल में रिजर्व सबसे ज़्यादा USA के हैं, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा चाइना है, एक्सपोर्ट इंडोनेशिया करता है और इंपोर्ट जापान करता है, ठीक है। देखो सिंपल है, कोल के रिजर्व USA के पास है, ठीक है, और रिजर्व USA के पास है लेकिन प्रोड्यूस चाइना कर ले रहा है, तो USA को बहुत दिक्कत हो रही है। उसके बाद चाइना क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर करके इंडोनेशिया को भेज दे रहा है। अब इंडोनेशिया से इंडिया कह रहा है मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हूँ, लेकिन इंडोनेशिया चुपके से जापान को भेज रहा है, इंडिया को कम भेज रहा है, इसलिए इंडिया सेकंड नंबर पे है और जापान फर्स्ट नंबर पे है। इस तरह कहानी बना के याद कर लो तो याद रहेगा एग्जाम तक। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों मामले में स्विट्जरलैंड ही नंबर 1 है, स्विट्जरलैंड इज द मेजर हब फॉर गोल्ड रिफाइनिंग, ठीक है, और लीडिंग एक्सपोर्टर भी है गोल्ड का। अब CPI कंज्यूमर प्रोड्यूसर इंडेक्स की बात करो तो ऑल इंडिया में इसका जो बेस है वो 2012 बेस से कैलकुलेट होता है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, इसके परसेंटेज, फूड जो है 45% वेटेज रखता है इसमें, सर्विसेज 20% वेटेज रखती हैं, हाउसिंग 10% और फ्यूल 7%, क्लोथिंग 6.5%। इस चीज़ को याद कैसे रखोगे, फूड आप हमेशा फोर्टिफाइड खाना चाहते हो, फोर्टिफाइड मतलब 45%। आपको जब सर्विस करते हो तो 20,000 सैलरी मिलती है, ठीक है, और उसमें आपको फोर्टिफाइड फूड भी खाना है, और हाउसिंग में आपको 10,000 तो रेंट पे चला जाएगा, और जब आप वहाँ से आ रहे हो तो आपका फ्यूल 7 बजे आपको, क्योंकि ऑफिस से मान लो आप 6 बजे तक फ्री हुए, 7 बजे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वगैरह भरवाते हो, ठीक है, 7 बजे तक आपको मतलब फ्यूल वगैरह डला लेना है, और 6:50 पे आपको गर्मी लगती है, थोड़ा क्लॉथिंग वगैरह आप थोड़ा ऑफिस से निकलते ही ना ढीले कर लेते हो, बटन वटन ऊपर की खोल लेते हो शर्ट वगैरह की, तो इतनी गर्मी लग रही है 6:50 पे आप क्लोथिंग वगैरह थोड़ी सी खोल लेते हो, अपनी शर्ट वर्ट बटन खोल देते हो ऊपर के स्टाइल मारने के लिए, बहुत गर्मी लग रही है। उसके बाद 7 बजे पहुँच जाते हो फ्यूल भरवाने पेट्रोल पंप पे, फिर वहाँ सीधे घर आ जाते हो। तो इस तरह से थोड़ा कहानी बना के कुछ भी याद कर लो, नॉनसेंस तरीके से याद करो, बिल्कुल आपको बस याद करने से मतलब है, किसी को प्रूव नहीं करना कि मैंने कितने इंटेलिजेंट तरीके से याद किया है।
नेक्स्ट इज यशस्विनी कंपेन। यशस्विनी कंपेन अलग है और यशस्वी कंपेन स्कीम अलग है। पीएम यशस्वी जो स्कीम है वो एक्चुअली स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर एजुकेशन ऑफ ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड और डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम है पीएम यशस्वी स्कीम। वहीं यशस्वी कैंपेन जो है वो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, यशस्वी और यशस्विनी में। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन देख लो, रिवाइज हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी रिवाइज हुआ है, टर्नओवर भी रिवाइज हुआ है, ठीक है, दोनों कैटेगरी रिवाइज हुए हैं। तो बस इसको देख लेना, 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट से 2.5 करोड़ से कम या उसके ज़्यादा रहे तो फिर माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएगा। टर्नओवर 10 करोड़ से कम रहेगा तो भी माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएगा। उसके बाद स्मॉल इंटरप्राइज कौन कहलाएगा? 25 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम टर्नओवर। मीडियम इंटरप्राइज 125 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट, 500 करोड़ से कम या उसके बराबर का टर्नओवर। ये डेफिनेशंस आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसके बारे में यूनिक बात ये है कि दिस इज द ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में इसके अलावा कोई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सिक्योर हाई वैल्यू आइटम्स फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की न्यूज़ यहाँ खत्म होती है, पॉलिटी की न्यूज़ शुरू करते हैं। देखो, पॉलिटी से कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लो, क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही आएगा। इसलिए हमने कोशिश की है अपने करंट अफेयर्स का जो स्टैटिक बेस है, जहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर कर ले इस करंट अफेयर्स में, ठीक है। जैसे कि प्ली बार्गेनिंग, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है नहीं। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? किसी को सज़ा मिल गई हो तो क्रिमिनल जो है नेगोशिएट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे कम सज़ा दो, इसी को बोल रहे हैं प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो ऐसा है कि जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 289 है उसके तहत ये प्ली बार्गेनिंग अलाउ की गई है। इट इज़ अलाउड इन इंडिया, परमिसेबल इन इंडिया। लेकिन जब चार्जशीट जो है फाइल हो गई है उसके बाद अलाउड है, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया ऑफेंस का, उसके बाद ये प्ली बार्गेनिंग अलाउड है। लेकिन ये प्रोहिबिटेड है तब अगर आपका जो ऑफेंस है उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या प्रिजन 7 साल से ज़्यादा की जेल हो, तब ये अलाउड नहीं है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। छोटी मोटी सज़ा के लिए अलाउड है, बड़ी सज़ा वाला जुर्म अगर आपने किया है तो आपको नहीं अलाउड है। और ऐसे कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर याद रहे प्ली बार्गेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, सेक्शन 289 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 29, 30, 350A, 350B। बट माइनॉरिटी कहीं भी डिफाइन नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि माइनॉरिटी क्या होती है, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो MP लैड स्कीम है, ठीक है। इसमें सभी MPs को पैसा दिया जाता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करने के लिए। कौन है इसकी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रन करती है। फंड एलोकेशन हर MP को 5 करोड़ रुपए पर ईयर मिलते हैं, ठीक है। अब उसका ये लोग कर भी रहे हैं कुछ कि सारे जो हैं 5 करोड़ रुपए ये लोग अपने जेब में रख रहे हैं, ये नहीं पता, ठीक है। तो सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। रिलीज़ 2 इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ होता है, ठीक है। और इसका जो फंड का नेचर है ना, नॉन लैप्सेबल है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है EPSC के लिए। ये फंड जो है लैप्स नहीं होगा। मान लो 5 करोड़ आपको मिले, आपने खर्च नहीं किया तो लैप्स हो गया, ऐसा नहीं है, वो अगले साल के लिए फॉरवर्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो क्या धांधलेबाजी चल रही है। SC ST मैंडेट, मिनिमम 15% आपको खर्चा करना है SCs पे और 7.5% STs के डेवलपमेंट पे। आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी खर्चा कर सकते होगा, यस, 25 लाख रुपए दे सकते हो अगर कहीं बाहर डिजास्टर वगैरह आ गया, ठीक है, या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर आपका डेवलपमेंट करने का मन हो रहा है तो दे सकते हो। डिजास्टर रिलीफ में आपको 1 करोड़ रुपए दे सकते हो डिजास्टर हिट एरियाज में, कहीं भी पूरे इंडिया में। तो यही सब इसमें याद रखना, बहुत निटिग्रिटीज़ हैं, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा UPSC। US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैलिफोर्निया को हाईएस्ट इलेक्टोरल वोट्स मिले थे, ये चीज़ याद रखना, जस्ट इन केस UPSC रैंडम हो रहा है तो शायद ये सभी पूछ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में बोला कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है जुडिशियल रिव्यू के परे नहीं है। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अगर डिलिमिटेशन कमीशन कोई भी आर्बिट्रेरी या कोई ऐसा फैसला लेता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इरोड करता है, तो डिलिमिटेशन कमीशन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। और इस केस का नाम याद रखना, किशोर चंद्र राठौर केस, ठीक है, किशोर चंद्र राठौर केस। ये एग्जाम में आ जाएगा रिलेटेड टू क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है डिलिमिटेशन कमीशन का कोई भी फैसला, अगर वो आर्बिट्रेरी है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो। अच्छा, डिलिमिटेशन कमीशन अब तक कितनी बार बनाए गए हैं? 4 बार, 1952, 63, 73 और 2002, ठीक है। और डिलिमिटेशन कमीशन कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को ये पावर है कि कोई ऐसा
कमीशन बनाओ जो डिलिमिटेशन कर सके। डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, लोकसभा की सीट्स फिक्स करना, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स फिक्स करना, वो सब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यही होती है। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करो तो आर्टिकल 105 है, याद रखना 82 है डिलिमिटेशन के बारे में, 105 है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है कि नहीं, कंटेम्प्ट हुआ है कि नहीं। इस मामले में कोर्ट्स का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, कोर्ट्स कोई फैसला नहीं लेते। पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस से रिलेटेड जो भी मैटर है सब पार्लियामेंट डील करेगा उससे, ठीक है, अलोन, पार्लियामेंट इन द अलोन अथॉरिटी। अगर एक बार स्पीकर या चेयरमैन के कंसेंट से ये मुद्दा उठ गया तो पार्लियामेंट ही उसका जुरिस्डिक्शन संभालेगा, कोर्ट कुछ नहीं कर सकते इसमें। कंठस्थ 2.2 क्या है, एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है बाय सीडैक विद डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, सीडैक के द्वारा डेवलप किया हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया हुआ एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है कंठस्थ 2.0। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये एडवांस्ड हिंदी ट्रांसलेशन टूल है, ठीक है, ताकि एक एक्यूरेसी बढ़ सके और यूज़र फ्रेंडलीनेस बढ़ सके इसकी, एकदम एक्यूरेट हिंदी ट्रांसलेशन कर देगा आपका, ठीक है। अच्छा, नेम कैन बी मिसलीडिंग, कंठस्थ मीन मेमोराइजेशन बट इट्स अबाउट ट्रांसलेशन, ये मेमोराइजेशन रिलेटेड नहीं है, ये ट्रांसलेशन रिलेटेड है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट को देख लो, कहाँ पे मेंशन, 98 में सेंट्रल लेवल पे, 187 पे स्टेट लेवल पे सेपरेट सेक्रेटरिएट होते हैं स्टाफ के, ठीक है, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। इनका वही फंक्शन होता है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट देना पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पार्लियामेंट बाई लॉ इन लोग का रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेट कर सकता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेयरमैन और स्पीकर जो हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में हो या पार्लियामेंट में हो, वो क्या कर सकते हैं, नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्टिव सेक्रेटेरिएट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो पॉइंट का इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं दोनों हाउसेस के, वो होल्ड करते हैं रैंक इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। दोनों हाउसेस के सेक्रेटरी जनरल कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर की रैंक होल्ड करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी को 11th पोजीशन पर रखा गया है, जबकि सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा राज्यसभा को 23rd पे रखा गया है, ठीक है। वैसे इन लोग की रैंक इक्विवेलेंट है दोनों की, इनकी और इनकी, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये 11th पे हैं और ये लोग 23rd पे हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको याद रखना। आर्टिकल 229 की बात करें कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम से ही साइन करती हैं, राइट, ये तो फिक्स है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट नाम से किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लॉ से इम्यूनिटी मिल गई है, ठीक है। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लॉ अप्लाई नहीं होता क्योंकि प्रेसिडेंट या गवर्नर उसका सिग्नेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कह दी, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बिकॉज वन ऑफ द पार्टीज टू इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, इट डजेंट मीन कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉ से इम्यून हो गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 299 कहता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिसेंटली कमेंट किया ये चीज़, ठीक है। नार्को एनालिसिस टेस्ट, कौन सा केमिकल यूज़ होता है, सोडियम पेंटोथल, सोडियम पेंटोथल यूज़ होता है, इसको टूथ सीरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आदमी सच बोलने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें एक केस इंपॉर्टेंट है, सेल्वी वर्सेस कर्नाटका, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि किसी का ब्रेन का एनालिसिस करना, नार्को टेस्ट लेना, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब नहीं करना चाहिए विदाउट कंसेंट, और ये सब चीज़ें प्राइमरी एविडेंस के तौर पे एडमिसेबल भी नहीं है कोर्ट में। हालांकि अगर ये कंसेंट लेके करते हो तो ये किसी एविडेंस को डिस्कवर करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा कभी भी, ठीक है। नॉट एडमिसेबल एज प्राइमरी एविडेंस बट कैन लीड टू एडमिसेबल डिस्कवरीज, ठीक है, ये बोला। और आर्टिकल 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है कि जो जेल में लोग हैं, प्रिजनर्स हैं, वो नहीं वोट कर सकते, लेकिन जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है दे कैन यूज़ पोस्टल बैलेट्स। ये सब पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लेना। स्पेशल मेंशन ऑफ राज्यसभा, इसका मतलब है कि कोई अर्जेंट मैटर रेज करना, कुछ ऐसे मैटर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर से रेज नहीं हो सकते, ठीक है, अदर मेथड से रेज नहीं हो सकते, उनको स्पेशल मेंशन से रेज करना पड़ता है राज्यसभा में। ये जैसे लोकसभा में नोटिस है ना, नोटिस मेंशन की गई अंडर रूल 377, उसी तरह का राज्यसभा में स्पेशल मेंशन है। इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम 20 नोटिस आप दे सकते हो पर डे में, और 10 बजे के पहले बताना पड़ेगा आपको, सेटिंग होने के 10 बजे के पहले बोलना पड़ेगा। और कंटेंट की लिमिट कितनी है, 250 वर्ड से ज़्यादा का नहीं हो सकता ये। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज देख लो। L69 ग्रुपिंग इंडिया लेड ग्रुप है फॉर डेवलपिंग नेशन, 42 कंट्रीज़ का ग्रुप है, याद रखना। यूपीएससी स्टेटमेंट देगा L69 इज ग्रुपिंग ऑफ 69 कंट्रीज,
तो आप कन्विंस हो जाओगे नहीं ये 42 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो यूएनएससी में रिफॉर्म चाहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहते हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के सीट्स में एक्सटेंशन चाहते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पे है? एक कोरल आइलैंड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश को बिलोंग करता है सेंट मार्टिन आइलैंड। मैच द कॉलम में आए मार्टिन तो बांग्लादेश मारना, ठीक है। चिप 4 अलायंस क्या है? इसको फैफ 4 भी बोलते हैं। यूएस, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया का एक अलायंस है ताकि चिप के मामले में, सेमीकंडक्टर्स के मामले में चाइना पर रिलायंस कम हो सके। कैसे याद रखोगे चारों कंट्रीज़ का नाम? यूएसए को पता है कि अगर चिप पानी है तो चाइना से चिपके हुए लोगों से दोस्ती करो। चाइना से चिपकी हुई कंट्रीज यही है, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया सब चाइना के आसपास है। तो यूएस ने चाइना से चिपकी हुई कंट्रीज से अलायंस बना लिया और नाम रख दिया चिप फॉर अलायंस, ठीक है। मेरकोसर, ये कैसे याद रखोगे? ये साउथ अमेरिकन ट्रेड बॉल है, साउथ अमेरिका में ट्रेड ब्लॉक है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन रखा है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया। कैसे याद रखोगे इन कंट्रीज के नाम? बापू बोले मर्कोसुर, बापू बोले मर्कोसुर। बापू बोले मतलब अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे। बापू बोले मतलब बोलीविया, ठीक है। मर्कोसुर, बापू बोले मर्कोसुर 1991 से ये बना हुआ है। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, 3 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएस, इंडिया फ्रांस और इंडिया यूके के बीच की, ठीक है। अगर आना होगा क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा कुछ ना कुछ। इंडिया यूएस के देख लेते हैं। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रैम्प, ठीक है। देखो युद्ध अभ्यास जो है कैसे याद रखोगे कि ये सारी यूएस से है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ इंडिया में तो इंडिया क्या कर रहा था उस टाइम पे? युद्ध अभ्यास कर रहा था पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उस टाइम पे यूएस ने सीज फायर करवा के हम पे वज्र प्रहार कर दिया। सीज फायर करवाने वाले तुम कौन होते हो, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि हम आगे ऐसा कुछ होगा तो खुद ही ऐसे मुद्दों में खुद कोप कर लेंगे, कोप अप हम खुद करेंगे, प्लान कर रहा है इंडिया, ठीक है। और आगे से ऐसा कुछ होगा किसी की नहीं सुनेंगे, वी विल बी टाइगर ट्रियम्फ, हम टाइगर की तरह जीत हासिल करेंगे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। पहले युद्ध अभ्यास हम कर रहे थे, यूएस ने सीज फायर करवा के वज्र प्रहार किया, तो हमने लेसन लर्न किया और हमने प्लान किया कि आगे से हम खुद कोप करेंगे, ऐसे सिचुएशन से कोप अप करेंगे और टाइगर की तरह जीत कर लौटेंगे, ठीक है। ये कौन सा एक्सरसाइज आर्मी की है, ठीक है, एयरफोर्स की है, वो आप देख लेना। मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि किस कंट्री से कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस। इंडिया फ्रांस की सिंपल है, गरुण, वरुण, शक्ति, ऐसी एक्सरसाइज है तो इंडिया फ्रांस की होती है। गरुण आपकी एयरफोर्स से रिलेटेड है, वरुण आपकी नेवी से रिलेटेड है और शक्ति आपकी आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया यूके के 3 हैं, अजय, वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। कैसे याद रखोगे? जब यूके से लोग इंडिया में आए थे ब्रिटिशर्स तो क्या सोचते थे? वो अजय हैं, लेकिन जब वो कोंकण कोस्ट पे गए तो उनकी बहुत पिटाई की गई धनुष से। बस इतना याद रखना, अजय, वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। अजय वॉरियर जो है वो इंडिया यूके आर्मी एक्सरसाइज है, कोंकण भी इंडिया यूके नेवी एक्सरसाइज है और इंद्रधनुष क्योंकि धनुष हवा में मारा जाता है तो इंडिया यूके एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंद्रधनुष, ठीक है। कुछ सोशल इश्यूज़ को देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, ठीक है, 129th रैंक है इंडिया की। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स की बात की जाए तो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इंडिया का स्कोर 0.437 और रैंक 108 है। क्योंकि ये यूएनडीपी का इंडेक्स है तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट, ये तीनों आधार पे वुमेन का स्टेटस जाना जाता है, तो इसलिए इन तीनों को भी याद रखना। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट किस रिलेटेड है? सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड, ठीक है, जेंडर इनक्वलिटी से रिलेटेड इन मलयालम सिनेमा। मुस्कान स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू इंश्योर हाई क्वालिटी, सेफ एंड चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज एज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। सिंपल है। फोकस क्या है इसका? रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल लो बॉर्न एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, जो भी नए बच्चे पैदा हुए हैं उनकी जान बचाना बेसिकली, ठीक है। आईएलओ के कोर कन्वेंशन देख लेना, आईएलओ के कौन कौन से कोर कन्वेंशन है, ऑब्वियसली यही होंगे, इनके नंबर याद मत रखना, ठीक है, कितने याद रखोगे नंबर आप, बस ये देखना कौन कौन से कन्वेंशन आईएलओ के। टोटल 8 कोर कन्वेंशन हैं। फोर्स्ड लेबर हो गया, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर हो गया, इक्वल रेम्यूनरेशन हो गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मिनिमम एज कन्वेंशन, चाइल्ड लेबर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ये सब कन्वेंशन आपके आईएलओ के हैं। इसमें से इंडिया 8 में से 6 का सिग्नेटरी है, 29, 105, 100, 111, 138 और 182 का, ठीक है, इसका इंडिया सिग्नेटरी है। वैसे ये इतना ज़्यादा डीप पे नहीं आएगा। शेड्यूलिंग एंड डी शेड्यूलिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाए तो पहले तो ये जान लो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इन लोगों को पावर कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 342 से। आर्टिकल 342 जहाँ भी आया आपको शेड्यूल्ड ट्राइब याद आना चाहिए। कैसे याद रखोगे? पहले के ज़माने में शेड्यूल्ड ट्राइब को देख के लोग क्या कहते थे? इसको ज़रा 3-4 दो तो तब ये सुधरेगा। लेकिन अभी इस मैंटेलिटी से छुटकारा पाने के लिए टू गेट rid ऑफ द मैंटेलिटी ऑफ 342, टू गेट rid ऑफ द मैंटेलिटी ऑफ 3-4-2,
मतलब 3-4-2 इसको तब जाके सुनेगा, उस मेंटेलिटी से बाहर लाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मे नोटिफाई एनी ट्राइब कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब। प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करके किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सकते हैं, और पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है उसके बाद किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में क्या इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। क्राइटेरिया क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब को डिक्लेयर करने का, ये कन्वेंशनल क्राइटेरिया बनाए गए हैं कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, कल्चर उनका शाही होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं करें ज़्यादा किसी से, जोग्राफिकली आइसोलेट हो, ये सब कुछ क्राइटेरिया दिए गए। अच्छा, इनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ कमिटीज़ बनाई गई हैं काका का लेकर, ठीक है। ये 1955 में बनाया गया था फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। लोकुर कमेटी बनाई गई 1965 में, जिसने 5 क्राइटेरिया दिए कि इन क्राइटेरिया पे आप शेड्यूल ट्राइब को दर्जा दे सकते हैं शेड्यूल ट्राइब को। फिर चंदा कमेटी बनाई गई 1969 में। इन तीनों ने ही बताया कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो यार कैसे याद रखोगे, काका से लेकर चंदा दिया टू शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। काका से लेकर चंदा दिया टू शेड्यूल ट्राइब, इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। काका से चंदा लेकर दिया, ठीक है। इस तरह से तीनों की सीक्वेंस भी याद हो गई, और इन लोगों ने ये शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड थी, बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड थी, ये आपको याद भी हो जाएगा। करंट क्या स्टेटस है, इंडिया में 700 ट्राइब्स नोटिफाइड है अंदर आर्टिकल 342, 342, तो इस तरह से याद रखना, ठीक है। डी शेड्यूलिंग रिक्वायर्स अ पार्लियामेंट्री एक्ट, डिशेड्यूलिंग रिक्वायर्स अ पार्लियामेंट्री एक्ट, ठीक है। अगर डिशेड्यूलिंग करनी है इनको, मतलब निकालना है, तो पार्लियामेंट्री एक्ट ज़रूरत है। मैरिटल स्टेटस ऑफ एसटी आइडेंटिटी, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है, अगर किसी के पास एसटी का स्टेटस है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है, तो वो बर्थ से होना चाहिए, ना कि मैरिटल एसोसिएशन से। ये नहीं कि आप किसी शादी करके और आप खुद को बोल दिया कि मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ, बर्थ से आप शेड्यूल ट्राइब होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, नॉन एसटी अगर एसटी से मैरिड कर रहा है और वो एसटी स्टेटस एक्वायर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है। एसटी मैरिंग नॉन एसटी रिटेन्स एसटी स्टेटस इवन आफ्टर मैरिज। अगर एसटी जो है नॉन एसटी शादी कर रहा है तो भी उसका स्टेटस एसटी ही रहेगा, मैरिज होके वो ये नहीं कि एसटी से बाहर चला गया। तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज हैं, याद रखना, ठीक है। भीष्म क्यूब क्या होती हैं, एक तरह के मोबाइल हॉस्पिटल्स होते हैं, चलते फिरते हॉस्पिटल्स। इसके अंदर 200 इमरजेंसी केसेस एक साथ डील किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे कंट्रीज़ को भारत ने गिफ्ट भी दिया। आपने भीष्म क्यूब बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ा होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म देख लो, यूपीएससी शायद फुल फॉर्म पूछ ले ऐसी चीज़ों का, जो चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है ना, भीष्म भीष्म सब करते रहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। ये फुल फॉर्म रट लेना, शायद इस बार दे दे, क्योंकि भीष्म क्यूब क्या है तो सबको पता है कि कुछ मिनी मिनी क्यूब्स हैं, एक तरह से चलते फिरते हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। उसमें सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन में ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव किस रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव है, याद रखना इसको। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का और या वाटर का मत समझ लेना कि स्प्रिंग की बात हो रही है तो वाटर का होगा या एनवायरनमेंट का होगा। एक्चुअली नेचुरल स्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव चलाया गया है, जो नेचुरल स्प्रिंग्स होती हैं, ताकि जो ट्राइबल पीपल है उनकी वाटर सिक्योरिटी बनी रह सकती है। वो तो जंगल में पानी पीते हैं स्प्रिंग वगैरह से, तो उनकी वाटर सिक्योरिटी बनी रहे, इसलिए नेचुरल स्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दैट्स वाई दिस इनिशिएटिव अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। और ये यूएनडीपी की हेल्प से चल रहा है प्रोग्राम सिंस 2019। ऑपरेशन सागर मंथन क्या है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का और एटीएस गुजरात का, बस इतना याद रखना। नेवी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का और एटीएस गुजरात का, इन तीनों का जॉइंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन सागर मंथन। क्यों है नारकोटिक्स का, समझ लो, पता ही है, ड्रग के लिए। अच्छा, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो भी जनजातीय हैं उनको उन्नत करना है, यानी कि 549 में 549 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। डीनोटिफाइड ट्राइब क्या होती हैं, जिनको ब्रिटिशर्स क्रिमिनल मांगते थे, बट अब इनको आईडेट कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद इनको डीनोटिफाइड कर दिया गया, ये अब क्रिमिनल नहीं मानी जाती हैं। उनका वेलफेयर कैसे होगा, ये आईडेट कमीशन ने बताया है। थोड़ी सी आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ भी देख लो भाई। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दी गई है चरायदेव मोइदम्स। ये अहोम डायनेस्टी का माउंट बरियल है, जैसे बुद्धिज्म में स्तूपा बनता है ना, वैसे अहोम डायनेस्टी में माउंट बरियल्स होते थे आसाम में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चरायदेव मोइदम्स। लिंगराज टेम्पल 10th-11th सेंचुरी का टेम्पल है, कलिंग स्टाइल में बना है उड़ीसा में, विद हरिहरा शिवलिंग है, इसमें हरिहरा शिवलिंग है। कलिंगा स्टाइल में 4 पार्ट्स होते हैं, गर्भगृह होता है, ठीक है, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी होती है, यज्ञशाला जहाँ पे आप प्रेयर करते हो, यज्ञ करते हो, भोग मंडप जहाँ पे ऑफरिंग्स दी जाती हैं, और नाट्यशाला जहाँ पे लोग डांस करते हैं। ये 4 पार्ट्स कलिंगा स्टाइल में होते हैं, इसको याद रखना। जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो इट्स 12th सेंचुरी पुरी टेम्पल, ये तो पता ही आपको, फेमस रथ यात्रा निकलती है जिसको यामानिका तीर्थ बोलते हैं, तो याद रखना यामानिका तीर्थ रिलेटेड टू जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। बिल्ट बाई अनंत वर्मन
चोदगंगा, ठीक है, इनका नाम याद रखना। कुंभ मेला का जिक्र पहली बार हुइनसांग ने किया था 7वीं सेंचुरी में, ये बात याद रखना। हर्षवर्धन के टाइम पे हुइनसांग ने बोला था, कुंभ मेला का जिक्र किया था। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में देखो 2 सिटीज़ तो म्यूजिक वाली हैं, ग्वालियर और वाराणसी। कैसे याद रखोगे? ग्वालियर में गाना गा, ग्वालियर ऐसे म्यूजिक है ना, और अगर अच्छा गाना नहीं गाओगे तो हंसी आ जाएगी। अच्छा गाओ ना गाओ वरना हंसी आ जाएगी, वरना हंसी आ जाएगी, वाराणसी। इसलिए वाराणसी और ग्वालियर ये तो म्यूजिक के हैं। कोजी कोड़े लिटरेचर, कोजी होके आप बुक्स पढ़ते हो ना, कोजी लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ते हो तो कोजी होके लिटरेचर पढ़ते हैं। मुंबई तो फिल्म का पता ही है। चेन्नई भी म्यूज़िक का है कि म्यूज़िक से आपको चैन मिल रहा है, ठीक है। हैदराबाद में गैस्ट्रोनॉमी हो रही है क्योंकि लोग बिरयानी इतनी खा रहे हैं वो गैस बन जा रही है, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना। जयपुर श्रीनगर तो पता ही है, क्राफ्ट्स और फोक आर्ट के लिए फेमस होगा आपका। मिहिर भोज कौन थे? 9वीं सेंचुरी गुर्जर प्रतिहारा रूलर थे। इनका टाइटल क्या था? इन्होंने आदि वराहा का टाइटल लिया था, आदि वराहा, ठीक है। डिवोटी ऑफ विष्णु थे। दयानंद सरस्वती तो आपको पता ही कि आर्य समाज के फाउंडर थे 1875 में, और सत्यार्थ प्रकाश पब्लिश की थी इन्होंने, जिसमें लिखा था गो बैक टू वेदास। अलूरी सीतारमन राजू की बात करें तो ये रंपा रिबेलियन से एसोसिएटेड थे, और इनको बोला जाता है मन्यम वीरुदु। ये 1924 में शहीद हो गए थे। प्रोजेक्ट अस्मिता की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अस्मिता जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें 22,000 बुक्स इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस खोली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि के पता है फिशरी सेक्टर की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी की। मत्स्य जैसे है मतलब फिशेस का, ठीक है। एक्वाकल्चर को इंश्योरेंस देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मतलब 40 गीगावाट का टारगेट दिया है एनुअली वाया रूफ टॉप सोलर पैनल, मतलब घर घर आपको रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाने होंगे। 1 करोड़ हाउस होल्ड में सोलर पैनल लगाने हैं, हर घर पे, घर घर पे, ठीक है। 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने हैं ताकि टारगेट हो जाए कि हमने 40 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की है एनुअली। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। इसको पीएम सूर्य घर योजना भी बोलते हैं। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये भी वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। 549 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है और 2740 ब्लॉक्स में है। इसका सैचुरेशन, इसमें याद रखना सैचुरेशन कवरेज अप्रोच है, सैचुरेशन कवरेज अप्रोच। अगर आ जाए सैचुरेशन कवरेज अप्रोच रिलेटेड टू पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई एक मिनिस्ट्री नहीं है, इट इज़ रन बाई 17 मिनिस्ट्रीज कलेक्टिवली। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सब नोट कर लेना, ठीक है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में, क्यों मिला है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। कंप्यूटर से कोई प्रोटीन डिज़ाइन डेवलप कर दी गई, ठीक है, और उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर दिया बाई अल्फ़ाफोल्ड। अल्फ़ाफोल्ड 2 एक ऐसा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर देता है। मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने वाला टूल है अल्फ़ाफोल्ड 2। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्योंकि प्रेडिक्ट कर दिया इन लोगों ने, इन 2 लोगों ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। क्या नाम था? डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। कैसे याद रखोगे? प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करके हंस हंस के जंप कर रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब इनके नाम याद करना जरूरी नहीं, यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आते हैं, बस इतना जान लेना किस लिए मिला है, ठीक है। फिजिक्स में किस लिए मिला है इस बार नोबेल प्राइज़? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। फिजियोलॉजी में डिस्कवरी ऑफ mRNA के लिए। इकोनॉमिक्स में स्टडीज़ ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रॉस्पेरिटी। जो आपके कंट्रीज़ में इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रॉस्पेरिटी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ भी रहा है कि बस वैसे ही बने हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। डार्क ऑक्सीजन क्या होती है? एक ऐसी ऑक्सीजन जो बिना सनलाइट के और बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोड्यूस हो रही है। मतलब समुद्र के बहुत अंदर जो मेटेलिक नोड्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं, बार बार सी वाटर को स्प्लिट करने की वजह से ऑक्सीजन जनरेट हो जा रही है, उनको सनलाइट या फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। तो डार्क ऑक्सीजन शायद इस बार पूछ लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संकल्प प्रोग्राम ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड है। स्ट्राइक प्रोग्राम ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड है, और दोनों का काम लगभग एक ही है, स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। इसलिए याद रखना इसको। साइक्लोन हिदाया तांजानिया में आया था। यूरेनियम के अंदर याद रखना, नेचुरल यूरेनियम में 99.3% यूरेनियम 238 होता है और 0.7% यूरेनियम 235 होता है। इसका इनरिचमेंट जो है इंक्रीज होता है यूरेनियम 235 का फॉर न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। किसका इनरिचमेंट इंक्रीज होता है? यूरेनियम 235 का इनरिचमेंट इंक्रीज किया जाता है फॉर न्यूक्लियर फ्यूल। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब जो हमारे सिविलियंस हैं जो दूसरी जॉब्स में बिजी हैं उनका एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार किया जाता है देश में, ठीक है। 18 से 42 साल तक के लोगों का होता है, उनको 2 मंथ्स पर ईयर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। कोई फुल टाइम ऑब्लिगेशन नहीं उन लोग का कि हमेशा रहना है, बट कभी क्राइसिस आ जाए तो सारी सेना हमारी बॉर्डर पे होनी चाहिए। तो जो लोग
सिविलियन काजेज में लगे, मेट्रो पे चेकिंग कर रहे हैं आपकी, ठीक है, ऐसी जो फोर्सेज यहाँ पे लगी हुई हैं सिविलियन काजेज में, उनको बॉर्डर पे भेज के ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उन सब कामों में यूज़ आए, ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया टेरिटोरियल आर्मी को। वेनेडियम एक क्रिटिकल मिनरल है, कर्नाटका में मिलता है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, और चाइना इसका लार्जेस्ट रिजर्व है। ब्राज़ील इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। न्याय बंधु क्या है? प्रो बोनो लीगल सर्विस है, कनेक्ट्स वॉलंटियर लॉयर्स टू बेनिफिशरीज, ठीक है। न्याय मित्रा क्या है? अपॉइंटेड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू एड डिस्पोजल ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर 10+ ईयर। 10 साल से ज़्यादा जो केस पेंडिंग है उनको डिस्पोज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स न्याय मित्र को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें याद रखना। अतुल्य गंगा क्या है? आर्मी वेटरन्स के द्वारा फॉर्म किया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है ताकि गंगा रिवर को साफ किया जाए। इसी के साथ आपके करंट अफेयर्स का समापन होता है। एक चीज़ मैंने कहने पे और देख लेना गूगल से, स्पेडेक्स मिशन जो मैं साइंस में बताना भूल गया था, गूगल पे कर लेना और इसको देख लेना, शायद इससे क्वेश्चन आ जाए एक बार। इतनी चीज़ें हो गई, बाकी इसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक कुछ ज़रूरत है आपको। आपने अच्छा पढ़ा है, रिवीजन अच्छा किया है। अगर आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, तो इस बात का प्रूफ दो, कमेंट में जाओ और लिखो सक्सेस इज़ माई बर्थ राइट, सक्सेस इज़ माई बर्थ राइट, ठीक है। ये चीज़ लिखो कमेंट में, ताकि सक्सेस सच में आपका बर्थ राइट मिले और आने वाले 25 मई को जो आपका एग्जाम है उसमें सक्सेस आपके कदम चूमे, और ऐसा ही होगा। बी 100% श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।